क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि कैसे ये लोग इस जगह को छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर क्यों ये लोग इस जगह से पीछा नहीं छुड़ा सकते। एंड हाँ, जस्ट बिकॉज मैं बिहार गया हुआ था अपने भाई की शादी में, तो मैं इसके एपिसोड 3rd, 4th एंड 5th को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड आई नो अभी इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, लेकिन मुझे इस स्टोरी के साथ चलना है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम सीजन 4th एपिसोड 3rd, 4th एंड 5th। एंड शॉक्ड मत होना जस्ट बिकॉज मेरी वॉइस बीच बीच में बदलती जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ एपिसोड्स बिहार में भी रिकॉर्ड कर लिए थे। तो शुरू करते हैं एपिसोड 3rd से, जहाँ इसके एपिसोड 3rd की इंट्रो में मैंने कुछ नोटिस किया। अब मुझे नहीं पता है कि मैं इसे एपिसोड 2nd में कैसे मिस कर गया, लेकिन दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। तो एपिसोड 3rd पे बात करने से पहले मैं इस पे बात करता हूँ। तो देखो, हमें इतना पता है कि एपिसोड 2nd की एंडिंग में जो जिम था वो अपने बेटे ईथन से मिलने आया। एंड वी थॉट कि जो जिम है वो अपने बेटे से मिलने के लिए आया था, और एल्स ये उसका हेलुसिनेशन है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, जो जिम था वो वहां पर मे बी रियल में था या फिर फेक था। लेकिन अगर तुम नोटिस करो तो जिम के सर पे एक चोट का निशान है। एंड अगर तुम ध्यान दोगे तो जिस टाइम जूली रियून्स में गई थी तब वो उस रात को पहुंची थी जिस रात को जिम आरवी में था। एंड जब तुम नोटिस करोगे ना कि जिम कर्टेन हटाता है और बाहर की तरफ मॉन्स्टर्स को देखने के लिए झांकता है, तो तुम उसके हेड पे सेम चोट का निशान देखोगे। आई मीन तुम्हें कुछ कंफ्यूजन नहीं लग रही? जब जिम ईथन से मिलने आता है तो उसके सर पे सेम चोट के निशान थे, बट अगर तुम सीजन 3rd की एंडिंग नोटिस करोगे तो उसके सर पे कोई भी चोट के निशान नहीं थे। अब इसकी एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो जूली है उसने एक्चुअली में कहानी को बदल दिया हो, वो पास्ट में गई हो, जिम को बचाया हो। लेकिन तुम्हें वो मैसेज याद है ना कि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, तो इसी वजह से जूली ने जब स्टोरी को बदला तो जिम को कहीं और छुप के रहना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज अगर उनको और ज्यादा चीजें पता चली तो उन्हीं के लिए खतरा बढ़ेगा। मुझे नहीं पता, ये तो बस एक थ्योरी है, जस्ट बिकॉज मैंने उसके सर पे वही सेम चोट नोटिस करी जो कि जूली ने उस रात को जिम के सर पे देखी थी। एंड अब बात करते हैं उस एपिसोड की जिसके लिए हमने हफ्ते भर वेट करा, और हमने वेट करा भी किस लिए? विक्टर को मूतते हुए देखने के लिए, फातिमा एंड एलिस को अननेसेसरी स्क्रीन टाइम कवर करते हुए, एंड एक्शन के नाम पे हमें कुछ कौवे दिखा दिए गए। एक्चुअली अगर मैं इस एपिसोड को रेट करने गया तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 4 दूंगा। एंड इवन मैन इन येलो जूली पर रेज बीटिंग कर रही है। एक तरह से तुम इस एपिसोड को एक फिलर एपिसोड समझ सकते हो, जिसको मैं 3 से 4 मिनट में तुम्हें एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो फातिमा है वो एल्जिन के साथ मिलके कुछ करने की कोशिश कर रही है, जहाँ एल्जिन उसके लिए बाहर से कॉलोनी हाउस के अंदर मिट्टी एक्सपोर्ट कर रहा है या कहूँ इम्पोर्ट कर रहा है। एंड अपना बॉयड जो है वो अकोस्टा को कंफ्रंट करने की कोशिश करता है, बट अकोस्टा वाज लाइक मुझे एक बुलेट दे दो और मैं जंगल में जाके अपने आप को शूट कर लूंगी, तो तुम्हें कचरा साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट बॉयड जो था वो अकोस्टा को लेके कॉलोनी हाउस के स्टोर रूम में पहुंच जाता है, जहां वो अकोस्टा को उस स्टोर रूम को एक क्राइम सीन की तरह ट्रीट करने को कह रहा था। वो कहता है कि तुम इस जगह से जितनी भी चीजें हो सकती हैं उन सब चीजों को टटोल दो, उनमें से कुछ भी ऐसा मिले जो कि हमें किसी भी चीज का आंसर दे पाए तो तुम्हें उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करना होगा। बट अकोस्टा उसे बोलती है कि व्हाई मी, जिसके रिप्लाई में बॉयड उसे कहता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, किसी ऐसे की जिसको मैं बचा नहीं पाया, लेकिन वो चीज मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। एंड वहीं जब फ्यूनरल के टाइम पे सब गैदर होते हैं तो वहां पर कौवे इकट्ठा हो जाते हैं एंड जोर जोर से शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उन सब के लिए वियर्ड था। और एट दैट पॉइंट जब डोना बॉयड को कॉल आउट करती है तो आई वाज लाइक ये भी तो एक इंसान ही है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा इन कौवों का, उसकी खुद फटी पड़ी है। ये बंदा अगर इस टाउन में नहीं आता ना तो इन सब की फील्डिंग पहले ही सेट हो चुकी थी। एंड ऑन दी अदर साइड जो जूली है वो सोफिया से मिलने जाती है, जहाँ पर सोफिया उसे कहती है कि तुम्हारे ही आने के बाद इस टाउन में ये सब चीजें स्टार्ट हुई है, उससे पहले लोग हंसी खुशी जी रहे थे। एंड जूली एकदम गुस्सा होके वहां से जाना स्टार्ट कर देती है, और फिर जूली अपने मिशन पे निकलती है, जहाँ पर वो इक्विपमेंट रूम की तरफ जाती है एंड वहां से एक रोप एंड काम की चीजें निकाल लेती है, जहाँ पर उसे रैंडल भी मिलता है। एंड जूली उसे बता भी देती है कि वो अपने पुराने वाले घर के नीचे जाने वाली है, जस्ट बिकॉज उसे वो बुक ढूंढनी है जो कि उसका छोटा भाई पहले पढ़ा करता था, और अब उसका भाई मानता है कि वो बुक हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। तो जब क्रिस्टी एंड रैंडल उस घर के पास पहुंचते हैं जो कि पूरी तरह गिरा हुआ था, तो रैंडल डिसाइड करता है कि वो घर के अंदर जाकर उस बुक को लेकर आएगा। और जब रैंडल उस बुक को लेने के लिए घर के नीचे जाता है तो उसे वहां पर उसी बच्चे की बॉडी मिलती है जो कि सीजन 2 की स्टार्टिंग में इस टाउन में बस में आया था। जिसके बाद रैंडल फाइनली
जैसे तैसे करके उस बुक को ढूंढ लेता है। एंड वहीं दूसरी तरफ जो तबिता है वो पता नहीं कुछ और ही सोच रही है, जहाँ पर वो एक नोट लेके डोना के कमरे में जाती है और उस नोट को डोना के कमरे में छोड़ के जब बाहर आती है तो उसे वहाँ पर विक्टर के फादर देखने को मिलते हैं। एंड जब तबिता वहाँ से जाने लगती है तो वो भी उसके साथ साथ जाने लगते हैं, जहाँ पर हेनरी को फाइनली पता चलता है कि तबिता ने डिसाइड किया है कि वो उसी पेड़ के पास जाएगी जहाँ से लास्ट टाइम वो फ्रॉम विला से निकल पाई थी। बट हेनरी को इस बात का डर था कि लास्ट टाइम जब वो बंदा उस पेड़ में घुसा था तो वो एक ऐसी जगह आके फंसा था जहाँ से कोई भी उसे नहीं बचा पाया। तो वो तबिता को रोकने की कोशिश करता है, बट तबिता मानने को तैयार नहीं थी। तो वो भी उसके साथ साथ उस पेड़ तक जाता है, जहाँ पर जब तबिता उस पेड़ के अंदर घुसने की कोशिश करती है तो हेनरी उसे रोक देता है और कहता है कि अपने बच्चों के बारे में सोचो। बट तबिता कहती है कि मैंने एक नोट डोना के कमरे में रख दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन तभी वहाँ पर वो व्हाइट कपड़ों वाला बच्चा आता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा ग्रोन अप दिख रहा है। एंड वो तबिता से कहता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा है। एंड वहीं फातिमा एंड एलिस इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। बात करें जेड की तो वो आधा नंगा होकर ब्रैंडल्स की लेक में लेटा हुआ होता है। बट तभी वहाँ पर विक्टर और ईथन आते हैं जो कि साथ में मिलके लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढ रहे हैं। बट वहाँ पर जेड को पाकर विक्टर जेड से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी लेक ऑफ टीयर के बारे में पता है या फिर किसी ऐसी लेक के जो कि इसी विला में है। जिसके बाद वो तीनों मिलके उस लेक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बट तभी विक्टर को वहाँ पर मैन इन येलो के कपड़े दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही विक्टर वहाँ मुंह देता है। लेकिन तभी वहाँ एक कौवा आके बैठता है और विक्टर उसे देखते ही वहाँ से भाग खड़ा होता है, जिसके पीछे पीछे ईथन एंड जेड भी जाते हैं। एंड विक्टर की आवाज सुनते ही तबिता एंड उसके फादर हेनरी भी वहां आ जाते हैं, जहां पर हेनरी उसे चुप कराने की कोशिश तो करता है लेकिन विक्टर अपने होश में ही नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी भूत को देख लिया हो या किसी ऐसे शख्स को जिसको उसने सालों पहले विटनेस किया था। खैर दूसरी तरफ हमें वो ट्रेलर वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर जो बॉयड था वो अपनी वाइफ एबी के ग्रेव पे जाता है। लेकिन तभी जब वो उसे टाउन में जो कुछ भी हो रहा है वो बता रहा होता है तो एक हाथ जमीन के नीचे से बाहर निकलता है एंड बॉयड को नीचे खींचना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बॉयड जैसे तैसे करके जमीन से अपना हाथ बाहर निकालता है एंड ही वाज लाइक व्हाट द फक जस्ट हैपेंड। एंड अब बात करें एपिसोड 4 की तो इसकी स्टार्टिंग ही शेरिफ स्टेशन से होती है, जहां पर बॉयड एंड बाकी अदर लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये येलो कोट कहां से आया एंड आखिरकार विक्टर इससे इतना डरा क्यों हुआ था। कि तभी हेनरी बोलता है कि मैं अपने बेटे से इसके बारे में खुद बात करने जा रहा हूँ। और तभी बॉयड तबिता एंड जेड से पूछता है कि क्या तुमने इसे उस थ्योरी के बारे में बताया जो कि उस रीइंकार्नेशन से रिलेटेड थी। तो वो लोग उस चीज को लेके मना कर देते हैं, जिसके बाद बॉयड उनसे कहता है कि अच्छी बात है, तुम इस बात को किसी को मत बताना। और तभी तबिता उन सबको शेरिफ स्टेशन से बाहर जाने को कहती है जस्ट बिकॉज उसे जेड से बात करनी थी। एंड सभी के बाहर जाने के बाद तबिता जेड से पूछते हैं कि बताओगे कि तुम आखिरकार ईथन के साथ जंगलों में क्या कर रहे थे। तो जेड कहता है कि ये बात तुम्हें ईथन से ही पूछनी चाहिए। लेकिन तबिता जेड को फोर्स करने लगती है तो जेड उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढ रहा है और उसने बताया कि उसे उसके फादर मिलने आए थे और उन्होंने ही इसे वो काम दिया है। जिसे सुनने के बाद तबिता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जेड जो था वो वहाँ पर कटोरी में रखे हुए कुछ मशरूम्स को उठाता है जो कि उसे फॉरेस्ट में मिले थे। एंड उसे खाने से पहले बॉयड उससे पूछता भी है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। बट इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए जेड उन मशरूम्स को खा लेता है। एंड वहीं पर हमें सैरा और सोफिया दिखाई जाती है, जिनके बीच में बॉन्डिंग और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। लेकिन तभी सैरा को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती है जो कि उसे मैन इन येलो सुना रहा था। एंड एट द सेम पॉइंट वो सैरा की हेल्प करने की कोशिश भी कर रहा था। एंड वहीं तबिता जो है वो अपने बेटे ईथन से मिलने जाती है, जहाँ पर वो ईथन से सेम सवाल पूछती है कि आखिरकार उसने तबिता को लेक ऑफ टीयर्स के बारे में क्यों नहीं बताया। तो ईथन कहता है कि आप मेरा भरोसा नहीं करती। फिर एट द एंड तबिता ईथन से कहती है कि अपने सामान को पैक करो, हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। एंड ऑन द अदर साइड हमें रैंडल एंड जूली दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जूली एंड रैंडल दोनों मिलके उन बुक्स को पढ़ रहे होते हैं जो कि रैंडल ने जैसे तैसे करके जूली के टूटे फूटे घर से निकाली थी। एंड रैंडल को फाइनली उस बुक के एक पेज में स्टोरी वॉकर की कहानी मिलती है। एंड जो टेक्स्ट इस पेज पे विजिबल है उसमें हमें फ्रेड और गॉलीगॉल नाम का क्रीचर बात करते दिखाए जाते हैं, जहाँ पर गॉलीगॉग फ्रेड से पूछता है कि हाउ डू यू चूज द पॉइंट इन द स्टोरी यू विश टू सी। जिसके रिप्लाई में फ्रेड कहता है कि तुम्हें इसके लिए एक बुकमार्क क्रिएट करना होगा। यू नो व्हाट, कि
ये एक मैजिकल बुकमार्क होने वाला है। एंड इवन आगे पेज में मेंशन भी है कि एक ब्लैंक पेपर का पीस फोल्ड करके उसमें कुछ ड्रॉ करना होता है, फिर उस बुकमार्क को यूज करके तुम स्टोरी के किसी भी चैप्टर में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन तभी तबिता की आवाज सुन के वो दोनों के दोनों बुक्स को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं और तबिता वहाँ आते ही जूली से बोलती है कि हम लोग जंगल जा रहे हैं खाना लेने के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन जूली उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं रेंडल के साथ यहाँ पर सेफ हूँ। जिसके बाद तबिता रेंडल के साथ पर्सनली बात करती है और उससे कहती है कि मेरी बेटी तुम पे ट्रस्ट करती है, विच मीन्स कि मैं भी तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ और ऐसा ना हो कि तुम मेरा ट्रस्ट तोड़ दो। जिसके बाद तबिता जूली को हक करती है और वहाँ से चली जाती है। एंड वहीं कॉलोनी हाउस पे डोना जो थी वो बाकी सभी लोगों को लेकर जंगल की तरफ जाने के लिए रेडी थी कि तभी तबिता वहाँ आती है ईथन के साथ और कहती है कि क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं, और तबिता इस चीज के लिए एग्री कर देती है। जिसके बाद वो सभी मिलके जंगल में खाना लेने निकल पड़ते हैं। एंड वहीं जो फातिमा थी एलिस के जाने के बाद ही वो एक रूम में जाती है जहाँ पर एल्जिन ने बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा कर रखी थी। एंड वही हमें विक्टर देखने को मिलता है जो कि फिर से ये चेक कर रहा होता है कि क्या पेड़ सच में चल रहे हैं, कि तभी वहाँ पर उसके फादर हेनरी आ जाते हैं जो कि उससे येस्टरडे के बारे में पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे वो येलो सूट देख के वो इतना डर गया था। जिसके बाद विक्टर कहीं जाने लगता है और वो हेनरी को अपने पीछे आने को बोलता है। जिसके बाद हमें जूली एंड रेंडल दिखाए जाते हैं जहाँ पर जूली उस बुकमार्क वाली थ्योरी को टेस्ट करने के लिए आई थी, जिसके लिए वो एक पेपर को फोल्ड करती है एंड र्यून्स के अंदर जाते ही वो एक साइकिल के एंड में पहुंचती है जहाँ पर उसे मैन इन येलो देखने को मिलता है जो कि एक जगह बैठ के किसी ह्यूमन की बॉडी की किडनी को खा रहा होता है, जिसे देखते ही जूली की तो फट जाती है एंड वो सडनली उस बुकमार्क वाली थ्योरी को अप्लाई करने के लिए उस पेपर पे एक सिंबल बना देती है। और इससे पहले मैन इन येलो उसे पकड़ पाए रेंडल उसे र्यून से बाहर खींच लेता है। और जब जूली ये चेक करती है कि वो बुकमार्क वाली थ्योरी प्रूवन हुई या नहीं, तो उस पेपर पे कोई भी न्यू बुकमार्क नहीं था। एंड ऑन द अदर साइड जो विक्टर था वो हेनरी को लेके एक जगह पे पहुंचता है और वहाँ पर गड्ढा खोद के वो 2 पेंटिंग्स को बाहर निकालता है और वो अपने डैड को बताता है कि वो सूट वाला आदमी एक टाइम को टाउन में आया था और हम सबको लगा था कि वो एक नॉर्मल सा पर्सन है, बट क्योंकि विक्टर ने उस बंदे को उसी की मॉम की डेड बॉडी को खाते हुए देखा है, जिसे सुनते ही हेनरी पूरी तरह से टूट जाता है। एंड वहीं जो सैरा है उसको लास्ट टाइम वो आवाजें सुनाई दी और उन आवाजों ने सैरा को एक चीज करने को कही कि डाइनर में जाओ और मग में से एक गिलास पानी पियो और उस पानी को वापस मग में डाल दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे चाहने वालों को चोट पहुंचेगी। एंड सैरा ये ट्राई करने की कोशिश भी करती है बट वो ऐसा नहीं कर पाती। वो सोचती है कि क्या पता कि मैं इस पानी को पीऊं और वापस इस पानी को कोई और पिए तो उसे किसी तरह की बीमारी हो जाए। एंड वहीं जो सोफिया थी वो एक्चुअली में एक गड्ढे में कूद जाती है जस्ट टू शो सैरा कि अगर वो सच्ची में उस पानी को झूठा करके जग में वापस नहीं डालेगी तो उसके लव वंस को एक्चुअली में हर्ट होगा। एंड इसी को लेके सैरा भागते हुए डाइनर में वापस जाती है, उस पानी का एक गिलास सिप लेती है एंड वो उसे वापस पोर कर देती है उस जग के अंदर। जिसके बाद जो सोफिया थी उसका हाथ पूरी तरह टूट चुका था और एल्स वो अपनी बॉडी को शिफ्ट कर सकता है, तो मे बी इट इज जस्ट अ लाई। एंड वो क्रिस्टी को एक स्टोरी सुनाता है जिसका सिंपल मीनिंग ये था कि वो सैरा को टेस्ट कर रहा था कि समय आने पे वो उसका कहना मानेगी या नहीं। एंड वहीं पर कैनी फाइंड्स आउट कि फातिमा कमरे के अंदर कीचड़ के साथ कुछ बना रही है, तो वो इस चीज को बॉयड को इन्फॉर्म करने जाता है, जहाँ पर बॉयड एक रिंग को कॉन्स्टेंटली देख रहा होता है जो कि मे बी उसकी वाइफ की है। एंड तभी कैनी शेरिफ स्टेशन में एंटर होता है जहाँ पर जेड भी बैठा हुआ था जिसका मानसिक संतुलन अभी के लिए तो ठीक नहीं है। तो जैसे ही कैनी बॉयड को फातिमा के बारे में बताता है, बॉयड डायरेक्टली जेड को लेके कॉलोनी हाउस चला आता है और जैसे ही वो फातिमा के पास पहुंचता है तो फातिमा उसे बताती है कि वो एक मॉन्स्टर बना रही है। एंड जब बॉयड उससे एक्सप्लेन करने को कहता है तो वो बताती है कि वो गोलम बना रही है जो कि उसके माइथोलॉजी के हिसाब से एक हीरो है एंड ही इज द होप, जो कि फातिमा को प्रोटेक्टेड फील कराता है, क्योंकि जब से फातिमा ने उस मॉन्स्टर को पैदा किया है तब से फातिमा फील कर सकती है कि वो किसी तरह उससे कनेक्टेड है, तो वो इसे अब बना रही है जस्ट टू फील प्रोटेक्टेड। एंड तभी हमें डोना, तबिता, ईथन एंड बाकी सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि खाना कलेक्ट करने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। कि तभी डोना उन सबको रेस्ट करने के लिए बोलती है और वो तबिता से पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, तुम दोनों अचानक से इस फील्ड ट्रिप में आने के लिए कैसे रेडी हो गए। तो तबिता बताती है कि ईथन रिसेंटली लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढ रहा है एंड
उसे घर पर रखना मतलब उसे कंट्रोल करना। तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी और जिम के जाने के बाद खासकर चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। जिसके बाद डोना कहती है कि अगर अब कोई हीरोइक सेक्रीफाइस करना होगा तो वो तुम नहीं होगी, वो मैं होंगी। एंड इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो डोना तबीता से कहती है कि अब अगर कोई मरेगा तो वो तुम नहीं, मैं होने वाली हूँ। एंड तभी ईथन तबीता को अपने पास बुलाता है और तबीता वहां आके देखती है कि ईथन को एक घायल परिंदा मिला है। एंड ईथन उस परिंदे को देख के अपनी मॉम से कहता है कि हम इसे अपने साथ ले जाएंगे और जैसे ही हमें लेक ऑफ टीयर्स मिलेगा तो हम इसे ठीक कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, तुम्हें याद होगा कि इसी वीडियो में इसी एपिसोड में जब जूली टाइम ट्रेवल करके या फिर बुक के पुराने पन्नों में जाके उस एंडिंग साइकिल पे पहुंची थी तो उसने एक बुकमार्क बनाया था। उससे कनेक्टेड एक और चीज ये है कि बॉयड जब कॉलोनी हाउस में होता है तो उसे एक रिंग मिलती है, वही रिंग जो कि कुछ टाइम पहले वो शेरिफ स्टेशन में बैठ के देख रहा था। एंड उस रिंग को देखते ही बॉयड के अंदर कुछ क्लिक सा होता है एंड वो उस रिंग को उठा के भागता हुआ शेरिफ स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसे सेम रिंग अपने बॉक्स में देखने को मिलती है। बट जैसे ही वो उस रिंग की तरफ हाथ बढ़ाता है जो कि उसे कॉलोनी हाउस में मिली थी, वो रिंग वहाँ पर नहीं होती। मैं खुद ये चीज नहीं समझ पाया कि वो रिंग एक्चुअली रेफर किस चीज को कर रही थी। एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड वो रिंग उस बुकमार्क को रेफर कर रही थी जो कि किसी तरह उसी सेम आइकन से कनेक्टेड है जो कि जूली ने उस टाइम में क्रिएट करा जब वो बुक के पेजेस में पीछे गई थी। बिकॉज डू यू थिंक कि उस तरह से बुकमार्क क्रिएट करना वाज सो सिंपल? आफ्टर ऑल उस बुक के पेज में भी लिखा हुआ था कि वो बुकमार्क एक मैजिकल बुकमार्क होगा। अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो वो तुम कमेंट में जरूर बताना। जिसके साथ ही अगर स्टोरी को कंटिन्यू रखे तो डोना, तबीता एंड बाकी अदर पीपल फाइनली उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर वेजिटेबल ग्रो हो रहे हैं और वहाँ पर वो डरावने स्ट्रक्चर्स देख के डोना कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। एंड जिसके बाद वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, वो वहाँ से सब्जियां तोड़ना स्टार्ट करते हैं और जो ईथन था वो उस घायल परिंदे को लेकर नदी के पास जाता है और वो उस पर पानी डालता है ये सोचते हुए कि ये नदी ही लेक ऑफ टीयर्स है। बट तभी उनमें से एक बंदे को एक रस्सी मिलती है जो कि नदी के अंदर जा रही थी और जैसे ही वो उस रस्सी को पुल करता है नदी के बीचों बीच से कुछ तो बाहर निकलता है। अब एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर डोना उन अननोन चीज को लेक से बाहर निकलवाती है और हमें पता चलता है कि वो अननोन चीज 3 बड़ी सी डॉल्स थी। एंड उन डॉल्स को देखने के बाद तबीता डोना से कहती है कि मुझे ये फेमिलियर सी लग रही हैं। बट तभी डोना ये कहती है कि हम इतनी बड़ी बड़ी डॉलें खेत के बीच में लगाते हैं ताकि कौवे या फिर कोई अननोन चीज खेतों से दूर रहे, लेकिन इन 3 डॉल्स का लेक के अंदर होने का ये मतलब हो सकता है कि ये किसी अननोन चीज को इस लेक से दूर रखती है या तो ये किसी बुरी एंटिटी को इस लेक में ही कैद रखती है। एंड इतना सोचते ही डोना लोगों से कहती है कि हम लोग इन डॉल्स को वापस लेक के अंदर डालने वाले हैं। एंड डोना करती भी कुछ ऐसा ही है, उन डॉल्स के अंदर पत्थर भर के उन डॉल्स को वापस लेक में फेंक देती है। एंड वहीं जो ईथन था वो उस परिंदे को दफना रहा होता है जस्ट बिकॉज जिस लेक को उसने लेक ऑफ टीयर समझा वो एक्चुअली में लेक ऑफ टीयर था ही नहीं, जिसकी वजह से वो चिड़िया नहीं बच पाई। जिसके बाद हमें क्रिस्टी एंड मैरियल सोफिया की चोट को ठीक करते दिखाई देते हैं, जहाँ पर मैरियल कुछ चीजें लेने के लिए एम्बुलेंस में जाती है और तभी उसके हाथों में हथकड़ियां लग जाती है। एंड देन वो उन लोगों की चीखें सुनना स्टार्ट कर देती है जो कि इस प्लेस पे मर चुके हैं। एंड जब क्रिस्टी एम्बुलेंस के पास आती है और मैरियल को इस हालत में देखती है तो वो उससे पूछती भी है कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन मैरियल उसे कुछ ना बताते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद ये सेम चीज मैरियल के साथ क्लिनिक के अंदर भी होती है। एंड इस हालत को देख के क्रिस्टी उससे पूछने की कोशिश करती है कि एक्चुअली तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो मैरियल उससे कहती है कि ये नॉर्मल नहीं है, मुझे हमेशा उन लोगों की चीखें सुनाई देती है जो कि इस जगह पे मर चुके हैं एंड ये प्लेस उन्हें कैद करके रखता है इवन आफ्टर देयर डेथ। एंड वी ऑल नो कि ये सारी चीजें मैन इन येलो सोफिया ही कर रही है। एंड अब बात करें एपिसोड 4 में जेड एंड बॉयड की, तो जो बॉयड था वो जेड पे नजर रखे हुए था जस्ट बिकॉज जेड ने उन जंगलों में से मिली मशरूम्स को खाया था एंड उन मशरूम्स का असर जेड पे दिखने भी लग गया, जिसके नतीजे में जेड जो था वो जंगलों में निकल पड़ता है एंड बॉयड भी उसके पीछे पीछे आता है और फिर जेड को उसी का छोटा वर्जन देखने को मिलता है जहाँ पर वो वायलिन बजा रहा होता है। एंड ये बात थी उसके बचपन की जब उसकी ग्रैंडमा ने उसे वो वायलिन बजाने को कहा था एंड जेड का छोटा वर्जन उस वायलिन को बजाते रहा जस्ट बिकॉज उसे लगा कि अगर उसने वायलिन
बजाना बंद किया तो उसकी ग्रैंडमा की सांसें भी रुक जाएंगी। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही कि जब जेड वायलिन बजाता रहा तो उसकी ग्रैंडमा ने वहीं दम तोड़ दिया, जिसको सोचते ही जेड वहीं पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। और तभी एक अननोन मैन एक खोपड़ी के अंदर खून लेके उसके पास आता है, आई मीन जेड के पास आता है और उसे उस खून को पीने को कहता है। बट जेड का स्मॉलर वर्जन उसे मना कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जेड उस खून को पी लेता है। जिसके बाद जेड का स्मॉलर वर्जन उससे कहता है कि अब तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। जिसके बाद वो बच्चा भागना स्टार्ट कर देता है और जेड उसके पीछे पीछे कॉलोनी हाउस तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे 4 और लोग देखने को मिलते हैं जो कि वायलिन प्ले कर रहे थे। और तब जेड को समझ आता है कि वो चारों वर्जन उसी के हैं जो कि ओवर द टाइम इस टाउन में आए और एक एक करके मर गए। लेकिन सोचने की बात ये नहीं कि वो मारे गए, सोचने की बात ये है कि वो किसी मॉन्स्टर के हाथों नहीं मारे गए, वो मारे गए इन टाउन के लोगों के हाथों ही। जिसके बाद वो बच्चा जेड को कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में लेके जाता है, जहां पर जेड कुछ सामान को हटाता है और उसे वहां पर टनल्स का रास्ता मिलता है। जिसके बाद जेड टनल्स के अंदर चला तो जाता है, लेकिन जो बॉयड उसके पीछे था अब वो उसे दिखाई नहीं देता। और जैसे ही जेड टनल के अंदर जाना स्टार्ट करता है उसे अचानक से बॉयड मिल जाता है। लेकिन जब बॉयड उसे उसका पीछा करने को कहता है तो वो बॉयड का पीछा करने के बजाय अपने छोटे वर्जन का पीछा करता है और वो उसकी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर उन बच्चों की बलि दी गई थी। और तभी सभी मॉन्स्टर्स उसको एक तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़कर एक ग्रेव में डाल देते हैं और उसके ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जेड ने कभी शेरिफ स्टेशन छोड़ा ही नहीं, वो पूरे टाइम उसी चेयर पे बैठा रहा जिस चेयर पे वो पहले बैठा हुआ था। और जैसे ही ये बात जेड को पता चलती है वो कहता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। एंड वहीं दूसरी तरफ डॉन आता भी था एंड बाकी अदर लोग लेक के पास एक हट के अंदर रह रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी वो डॉल्स उनका हट तोड़ते हुए उनके घर के अंदर घुस जाती है। एंड वो डॉल उनमें से एक को तो इंस्टेंटली वहीं मार देती है और बाकी बचे लोग वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। एंड तभी दूसरी डॉल उनमें से एक लड़की को पकड़ लेती है और वो उसकी फेस को वहां जलते हुए कोयले पे रख देती है। एंड तभी तबिता को कुछ बातें याद आने लगती है और वो वहां पर रखे खोपड़ी के स्कल्पचर को निकाल के एक मॉन्स्टर के पेट में घोप देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर ऑन द स्पॉट ही मर जाता है और बाकी 2 बचे मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो इस चीज को देख के उस जगह से दूर भागने लग जाते हैं। एंड सो ये थी एपिसोड 5 की एंडिंग एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इस पे कोई थ्योरी वीडियो बनाऊंगा, जस्ट बिकॉज इसके ऊपर पहले से ही हजारों थ्योरी वीडियो है इस सीरीज को लेके। 2000 से लेकर ज्यादा पॉसिबिलिटीज और क्वेश्चंस है जिसके आंसर हमें अभी तक नहीं मिले। और आई एम श्योर कि अगर इसका सीजन 5 या फिर सीजन 6 भी अगर आएगा तो हमें सिर्फ क्वेश्चंस ही मिलेंगे।